सर बस वो भूल नहीं सकते हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो 4 दिन। सर हमारे यहाँ 2 वक़्त की रोटी खा लेते हैं वही बहुत है। अखिलेश भैया को पता चला कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है, तो उन्होंने पूजा दीदी को भेजा। फिर उन्होंने आकर के हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बात करी, मेरी माँ से मिली। तो खुशी दुबे के साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ जो भी हुआ, वो मैं नहीं चाहती कि वो देश की किसी भी बेटी के साथ में हो। खुशी दुबे हमारे साथ हैं, बिकरू कांड वाली खुशी दुबे। जिस दिन बिकरू कांड हुआ उस दिन आप कहाँ थी? और 2 दिन पहले आपकी शादी हुई थी और आप बिकरू आई थी। जी। बिकरू कांड से ठीक 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। 29 जून को मेरी शादी हुई थी और जिस दिन ये कांड हुआ था, हालांकि मैं उसी घर पे थी, क्योंकि चौथी भी नहीं चली थी, 2 ही दिन हुए थे। तो ये सब हुआ मेरे सामने ही है। अच्छा, आपके सामने हुआ? हाँ, मतलब क्या मैं था, घर के क्या अंदर थी। टाइम था, कैसे था? वही टाइमिंग रही होगी, 12 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ होगा और सुबह 3-4 बजे तक ऐसा ही माहौल रहा है। 12 से लगभग 3-4 तक जी गोलियों की तड़तड़ाहट, जी चारों तरफ हो हल्ला हंगामा। जी। आप उसी घर में थी जिस घर पर बुलडोजर चला और विकास दुबे का घर तोड़ा गया, वही घर था? नहीं, हम अलग घर में थे, क्योंकि जो अमर दुबे का घर था, जी, वो विकास दुबे के घर से 300 से 400 मीटर दूरी पे था ठीक और मैं अपने घर पे थी ठीक। और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा आतिशबाजियाँ हो रही हैं। हाँ। हालांकि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि कभी देखा नहीं है ये सारी चीज़ें। हम्म, तो जब मुझे पता चला ये गोलियां चल रही हैं, तो काफ़ी रोना धोना, डरना, हम्म, और ये हो रहा था कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन उस रात मुझे कोई बाहर निकलने नहीं दे रहा था। तो दूसरे दिन फिर पुलिस वालों से बात करी मैंने कि सर मेरी शादी हो गई है, अभी नई शादी हुई है और मुझे मेरे घर जाना है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम अभी मत जाओ, वरना तुम पर शक होगा लोगों को। तो मुझे भी लगा कि मैंने गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों डरूं, क्यों जाऊं यहाँ से, मेरे घर वाले आएंगे, मुझे ले जाएंगे। और उसी रात 3 तारीख की रात को आकर के घर पे पुलिस वाले आए, मुझे पकड़े और अपने साथ थाने ले गए। 4 दिन मैं थाने में रही हूँ और उसके बाद अच्छा खुशी, उस वक्त अगर मैं गलत ना हूँ तो 16 साल की थी आप। हाँ, 16.5 एक जो शादी जब आपकी हुई थी उस वक्त बालिग नहीं थी आप, एडल्ट नहीं थी। जी ये सही बात है? जी हाँ 16 साल की उम्र में जी शादी हो गई थी जी। आपकी। तो कैसे शादी हुई थी? वो प्रेम विवाह था क्या, अरेंज मैरिज था? नहीं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ना ये लव मैरिज थी और ना ही ये अरेंज मैरिज थी। मेरे पिताजी को ये रिश्ता बताया गया था, मेरे पापा के दोस्त हैं, उन्होंने बताया था। और होता है ना सर कि गांव में पहले से रिश्ते देख लिए जाते हैं और बालिग होने के बाद में धीरे से शादी कर दी जाती है। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब मेरे पापा वहाँ गए तो उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है और ये घर ठीक नहीं है और मेरी बच्ची छोटी सी है, तो उन्होंने मना कर दिया। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या उन लोगों ने सोचा समझा, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद 2 दिन बाद आकर के वो मुझे मेरे घर से ले गए। और जबरदस्ती? हाँ जी, जबरदस्ती घर से उठा ले गए? हाँ जी अच्छा जी। और उस वक्त आपके घर में कौन था? पापा, भाई, मम्मी? मैं और मेरी माँ उस समय घर पे थे जब ये वो लोग आए थे घर पे। अमर दुबे एंड कंपनी? हाँ जी जी। अमर दुबे खुद मौजूद थे? हाँ, वो वहाँ थे और 2-3 गाड़ियाँ थी, काफी भीड़ थी और मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि 4-5 लोग भी एक साथ एक जगह बैठ सके। तो वो आए, मिले, मम्मी से कुछ बातें हुई। अब ये होता ना कि लड़कियां जब काफी सारे लोग होते हैं तो नहीं सामने आती है, अंदर चली जाओ तुम। तो मैं अंदर चली गई, मम्मी से काफी सारी बातें करी और फिर उसके बाद में मम्मी शायद मना कर दी हो या जो भी हो। तो पापा ने पहले मना कर दिया था, मम्मी ने बाद फिर में मना कर दिया। 2 दिन बाद वो घर आ गए कि नहीं, हमें आपकी लड़की से शादी करनी ही करनी है। जी। तो वो पहले प्रपोजल कौन लेके गया था आपके घर? पहले प्रपोजल मतलब आया नहीं था, आया वो नहीं। सीधे ही वो मेरे घर आ गए थे, क्योंकि सर कुछ होता है ना ईगो टाइप का कि मुझे कैसे मना हो गया, तो वो वाला रहा। और उसके बाद में मुझे लेके गांव चले गए। बगल में ही था क्या आपका, बिकरू के? नहीं सर, मेरा घर तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर, 40 तो वो किलोमीटर दूर है। कैसे दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे? अमर दुबे कैसे आपको जानते थे? मेरे जो पापा के दोस्त थे जिन्होंने रिश्ता बताया था, वो उसी गांव के पास में रहते थे। अच्छा, ठीक। अब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे। तो उन्होंने बताया, तो तब पता चला कि ऐसी बात है। तो 2 दिन बाद जब अमर दुबे और पूरे लोग आए 3-4 गाड़ियों से, तो मम्मी ने आपका कहा कि नहीं, अब शादी नहीं हो सकती? नहीं। तो फिर क्या हुआ?
तो उन्होंने ये हुआ कि भाई इकलौता है हाँ। और शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। हाँ। तो अब सर एक स्त्री पुरुष से नहीं जीत सकती है, हालांकि बल बहुत अलग होते हैं दोनों के। तो मम्मी भी मेरी उतनी मजबूत नहीं है या उतनी स्ट्रांग नहीं है हाँ। कि वो सबसे लड़ सकें या कुछ कह सकें। और वो आए और बातचीत हुई, जो भी बात हुई, और उसके बाद मुझे लेके चले तो गए। घर से लेके चले गए? जी। तो फिर शादी कहाँ की है? सर मेरी शादी विकास दुबे के घर पे ही हुई थी। अच्छा। जी हाँ, वहाँ शादी हुई है, जयमाल वहीं पड़ा है। और रात में जो शादी होती है पूरी, वो अमर दुबे के घर पे हुई थी। अच्छा जी। अच्छा, लड़की को उठाकर लेकर चले जाते हैं। हाँ। जबरदस्ती। जी। आपके घर वाले कुछ नहीं कर पाते? नहीं। और शादी होती है विकास दुबे के घर पे? जी। अच्छा, विकास दुबे ने इसकी मतलब कहा कि हम कराएंगे शादी। जी। उसमें विकास दुबे भी थे जब आए थे? उम्म, जब आपको एक तरीके से उठा के लेकर भाग गए? सर उस यही ना? समय की पोजीशन ऐसी थी कि मैंने देखा ही नहीं था कौन कौन था, हाँ। कौन नहीं था। मतलब एक तरीके से यही ना कि जबरदस्ती हाँ। उठाया गया जी। और उठाकर शादी कर दी गई। जी। यही? जी। फिर जब गोलियों की तड़तड़ाहट आपने सुनी जी। और जो वो मंजर आपने देखा, जी। उसके बाद उस वक्त अमर दुबे कहाँ थे? उस समय जैसे मेरी शादी हो गई थी 29 जून को, उसके बाद वो घर पे थे ही नहीं। और फिर 2 जुलाई को जब ये मैटर हुआ, तब तक वो घर पे नहीं थे। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ थे, अच्छा, क्या कर रहे थे। आपका कहना है कि इस जो विकास दुबे कांड है, उसमें अमर दुबे उस वक्त थे नहीं, जहाँ भी हो, लेकिन बिकरू में नहीं थे? नहीं नहीं सर, वो घर पे नहीं थे, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब वो कहाँ थे, उस गांव में थे या नहीं थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो फिर क्या हुआ जब पुलिस वाले आपके पास आए? तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो मैंने बताया कि सर मेरी भी 2 दिन पहले शादी हुई है और मुझे मेरे घर जाना है। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे 8 पुलिस वाले जो हैं वो मार दिए गए हैं। तो मैंने उनसे बोला सर मुझे प्लीज़ मेरे घर जाने दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं तुम घर मत जाओ, तुम यहीं रहो, वरना लोगों को शक होगा, पुलिस वालों को शक होगा। तो मुझे भी डर नहीं था कि हाँ मैंने कुछ किया है सर। तो हम घर जाने के लिए मना कर दिए। और उसी दिन शाम को पुलिस वाले आते हैं रात में और मुझे अपनी गाड़ी में बैठालते हैं, मुझे और अमर की माँ को, अमर के पिता को, अमर के भाई को, सबको बैठाल करके लेके चले जाते हैं। और उसके बाद 4 दिन थाने में रही। 4 दिन थाने में रहने के बाद मुझे जेल भेज दिया गया। तो जब आप थाने में रही तो पुलिस वालों ने आराम से रहने दिया या कोई प्रताड़ना या कोई चीज़? सर हम वो 4 दिन के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। वो याद ही नहीं करना चाहते हैं कि वो 4 दिन मेरे कैसे थे। कैसे थे? सर बस वो भूल नहीं सकते हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो 4 दिन। हालांकि ये अब जो मेरी ज़िंदगी चल रही है वो कभी नहीं भूल सकते। बस हम ये चाहते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, आप सबसे विनती करते हैं कि हमें भी सुकून से जीने दिया जाए, क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं सर। मेरे भी सपने में क्या पुलिस ने प्रताड़ित किया? सर हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। इतना कष्ट हुआ? जी। इतना टॉर्चर हुआ? मारा भी गया आपको? याद करके दिल टूटता है? मतलब वो 4 दिन ऐसे थे कि वो याद भी आ जाए तो दिल दहल जाता है। जी सर। उस वक्त उम्र क्या थी? सर मेरी 16.5 साल थी। 16.5। तो खुशी दुबे के साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ जो भी हुआ वो मैं नहीं चाहती कि वो देश की किसी भी बेटी के साथ में हो, क्योंकि शायद मैंने जितनी मुसीबतों का सामना किया है वो मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की इतनी मुसीबतों का सामना कर पाएगी। वो खुद से हार जाएगी, दुनिया से हार जाएगी। मैं भी हार गई थी, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया लड़ रही है, पूरा समाज तुम्हारे साथ है, लोग तुम्हारे साथ हैं, दुआ करते हैं तुम बाहर आओ। और शायद आप लोगों की दुआ की वजह से आज मैं बाहर हूँ और ये भी भरोसा है कि मैं क्लीन चिट पे भी बाहर होंगी।
तो जो 4 दिन के बाद आपको जेल में ले जाया गया, तो एक 16 साढ़े 16 साल की लड़की, पुलिस, खाकी वर्दी, पिस्टल, राइफल्स, जेल की दीवारें, थाना, पुलिस, वो कैसा ट्रॉमा था आपके दिमाग में, क्या चल रहा सर था? पहली बात तो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि इस एज में हम यहाँ हैं, हम कहाँ हैं। और रही बात वो पुलिस वालों की वर्दी, तो मेरे अंदर भी ये था कि मुझे भी बड़े होकर के यही वर्दी पहननी है, यही बनना है, देश की सेवा करनी है। और फिर मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो गई, तो मैं उस वर्दी को देख के आज इतना डरती हूँ कि ऐसा लगता है वो मेरे सामने ना आए। इतना खौफ है? बस इतना खौफ है सर। तो 4 दिन जब आप जेल में रहीं, उसके बाद थाने में रहीं आप, जी। 4 दिन थाने में। 4 दिन थाने में। तो खाना पीना कुछ मिलता था? सर उस समय मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए था, कि मेरा परिवार आए, मुझे बचा के अपने साथ घर ले जाए। और समझने में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हम कैसी जगह पे हैं। मेरे मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, उसके बावजूद मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। तो सर आज भी मैं कभी-कभी जब ज़्यादा सोचती हूँ तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हूँ कि मेरे साथ में जो हुआ है वो क्या हुआ है, और क्या मैं इतनी मजबूत हूँ कि मैं ये सब सह गई और इन सारी चीज़ों से बाहर आ गई। अभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। एक 16 साढ़े 16 साल की लड़की, जिसे ज़बरदस्ती नाबालिग लड़की को उठाकर लाया जाता है, उससे ज़बरदस्ती शादी की जाती है, फिर गोलियां चलती हैं, गोलियों के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उसे 4 दिन थाने में रखा जाता है, फिर जेल भेजा जाता है। 16 साढ़े 16 साल की ये लड़की, उस वक्त तो आसमान टूट चुका होगा, फट चुका होगा। कुछ क्या लगता था दिमाग में, ऐसा क्या था, क्या हो रहा था कि आखिर ये क्या हो गया? सर होता है ना सर कि जब गलत ना करो तो अंदर से मन भी नहीं कहता है कि तुम्हें कुछ होगा या तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगी। हालांकि हमें ये था कि बिना कुछ किए मैं अंदर आ गई हूँ, पता नहीं मैं कभी बाहर जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे इतना ताकतवर बनाया उस समय, इतनी मेरा हर दुख सुख में उस समय इतना साथ दिया कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुलाकात करने आती थी, तारीख पे जाती थी तो वहाँ मिलती थी। सर कष्ट तो हो गई ना कि एक 16 साल की लड़की, साढ़े 16 साल की लड़की जो मतलब अपने माँ बाप की बहुत प्यारी है, जो आंखों के सामने से कभी दूर नहीं हुई हो, स्कूल जाती है, घर आती है और घर में मम्मी पापा के साथ रहती है, खेलती है, मतलब पढ़ती है। और उस बेटी जो माँ अपनी बेटी को साथ लेके सोती हो और वो अकेले सो रही हो 2.5 साल, तो सर उस माँ से पूछे उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। उसी माँ को लेके आप हॉस्पिटल में जी। एक एक पल गुजार रही हैं, ठीक करने की कोशिश चल रही है कि वो माँ जो मेरे असमय खड़ी थी, जब कोई नहीं था मेरे साथ, जब दुनिया छोड़ चुकी थी मुझे अपराधी मानती थी, वो माँ मेरे साथ संबल बनकर खड़ी थी। वो माँ जो आज बिस्तर पे है। सर ये हमें पता है कि मेरी माँ की जो ये स्थिति हुई है वो मेरे कारण हुई है। और जब डॉक्टर ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और सर की नस फट गई है, दूसरी फटने के चांस हैं, और उन्होंने इतना खर्चा बता दिया कि सर हमारे 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं वही बहुत है। और एकदम से इतना खर्चा बताया कि समझ नहीं आया कि वो पैसे कहाँ से अरेंज होंगे। तो एक इंटरव्यू हुआ हमारा, उस दौरान फिर अखिलेश भैया को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने पूजा दीदी को भेजा, पूजा शुक्ला दीदी को। फिर उन्होंने आ करके हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बात करी, मेरी माँ से मिली, और उसके बाद में भैया ने पैसे भिजवाए डॉक्टर को कि हम पैसे दे रहे हैं लेकिन उसकी माँ को ठीक कर दो। उन्होंने पैसे दिए, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ और आज उनकी वजह से मेरी माँ ठीक है, बात कर रही हैं और डिस्चार्ज होने का टाइम है। कब डिस्चार्ज हो जाए ये भी नहीं पता। कोई घर परिवार रिश्तेदार कोई आया मदद करने? सर कोई इतना सक्षम है? नहीं सर, मेरा जो सर परिवार है ना वो बहुत मध्यम श्रेणी से आता है। मतलब कि 2 वक्त का खाना, इज्जत से रहना, मान सम्मान से जीना,
उसके अलावा कभी ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें ही नहीं रही हैं। ये हुआ कि हम पढ़ेंगे और हम अपने आप कुछ करेंगे और मम्मी पापा को बैठाल करके उनके सारे सपने पूरे करने हैं, लेकिन अब ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना मैं कहीं जा पा रही हूँ, ना मतलब एक घर में रहने के बावजूद मैं, मेरी माँ, मेरे पापा ऐसे अलग अलग रहते हैं। जैसे मतलब हम सब एक दूसरे से मुंह छुपाते हैं सर, कि बैठेंगे उस बारे में बात करेंगे, मेरी माँ रोएगी, मेरे पापा रोएंगे, मैं रोऊंगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा अलग अलग रहो तो इस बारे में बात ही नहीं होगी। ये परिस्थितियाँ चलती हैं सर हमारे घर पे। कोई एक दूसरे से बात करने से कतराता है। कतराता है। तो जब माँ बीमार हुई आपकी तो हॉस्पिटल में आप लेके आई, अकेले दम पे मैं देख रहा हूँ कि आप लड़ रही हैं, जूझ रही हैं। सर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में आप सबकी दुआएं हैं, जनता का प्यार है। उन्होंने भी बहुत दुआ करी है मेरी माँ के लिए। पूजा दीदी मेरे साथ हैं, अखिलेश भैया मेरे साथ हैं। तो मेरी ताकत यही सब है और मैं धन्यवाद करती हूँ सर कि सरकार की तरफ से भी सहायता डॉक्टर कर रहे होंगे। सर ये अखिलेश भैया ने पैसे जमा किए, उसके बाद मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ और आज दवा का भी खर्चा अखिलेश भैया ही उठा रहे हैं कि जैसे ही माँ ठीक हो जाएं, घर जाएं, आराम से रहें जा कर के। और अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, तो बस ये है कि भैया के दर्शन जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। योगी जी भी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं और लोगों की चिंता करते हैं। आपने देखा होगा कि रैन बसेरे हों जी या छोटे बच्चे हों, जी उनको खिलाते दुलारते, बहुत सारे विजुअल्स आते हैं। और एक सीएम होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते वो सारे लोगों की, इस पूरी जनता के गार्जियन है, अभिभावक है। तो खुशी दुबे क्या गुहार करना चाहेंगे उनसे? सर जैसे उनका एक नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी इस देश की ही बेटी हूँ। मेरा भी अधिकार है पढ़ने का, लिखने का और लोगों के बीच खड़ा होने का। तो मैं सिर्फ योगी जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी बात सुने, एक बार मुझे बात करने का मौका दें। और मैं चाहती हूँ कि आपसे एक बार मुलाकात हो या आप मेरे केस को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, मैं निर्दोष हूँ और मुझे थोड़ा आराम मिले कि मैं अपने माँ बाप के साथ रह सकूँ, उनकी ज़िंदगी और बढ़ा सकूँ। मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी कम हो रही है। आपको अमर दुबे के साथ बिकरू कांड का साजिशकर्ता मान लिया गया? साजिश किया था क्या? जानकारी थी क्या? नहीं सर। कि ये विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी है, ये मेरा पति अमर दुबे? सर मेरी जो उससे पहले की ज़िंदगी थी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ आपको। कि स्कूल से आना, खाना पीना खाना परिवार के साथ बैठ करके, फिर हम 4 भाई बहन थे, एक साथ बैठना और बात करना, हंसी मजाक करना। उसके बाद थोड़ी देर सो जाना, फिर कोचिंग जाना, फिर थोड़ा बच्चों के साथ बाहर खेल लेना। ये ज़िंदगी मेरी चल रही थी सर। तो हमें तो यही नहीं पता कि मैंने उस समय अपने भविष्य के लिए नहीं सोचा। तो मैं इतने बड़े कांड में, मतलब मैं साजिश तो छोड़िए सर, मुझे यही नहीं पता था कि गोलियां चल रही थी। मुझे तो ये लग रहा था आतिशबाजियां हो रही हैं, बाद में पता चला कि गोलियां चल रही हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं। तो पुलिस जब आपसे जो पूछताछ करने लगी तो क्या पूछ रही थी? कि तुम्हें पता है, तुम्हें जानकारी है, सर, तुम साजिश में शामिल हो? नहीं सर, उस समय उन्होंने यही बोला कि परेशान मत हो, तुम अपने बयान दे दो, फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया जाएगा, हम लोग खुद तुम्हें छोड़ के आएंगे। सर मैंने बयान दिए, उनको लगातार बयान करती रही, मैं लगातार लोगों से बोलती रही कि सर अब मैंने बता दिया, मुझे घर जाने दीजिए। लेकिन परिस्थितियाँ या फिर मुझे खुद ही समझ में आया कि वहाँ क्या हुआ कि मुझे 4 दिन बाद जेल भेज दिया गया। जेल में गई तो क्या रहा? कैसे? मतलब एक लड़की जाती है जेल, जब जेल का नाम सुन के आदमी को बुखार आ जाता है, जेल का नाम सुन के दहशत में आ जाता है और उसका जो दिल है ना धड़कने लगता है कि अरे बाप रे जेल। तो एक 16 साढ़े 16 साल की लड़की, नाबालिग लड़की जेल चली जाती है। क्या 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 था जेल में? सर एक तो वहाँ मुझसे बहुत उम्र में बड़ी बड़ी लेडीज़ थी, मैं ही वहाँ सबसे छोटी थी। तो मुझे उन लोगों ने समझाया भी, मुझसे थोड़ी बहुत बातें भी करी
और सर वो जो ऊंची ऊंची दीवारें थी उसे देख करके लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी या मेरा भविष्य है इन 4 दीवारों के बीच रह गया है। और मुझे नहीं पता कि इस दीवारों से बाहर निकल पाऊंगी कभी कि नहीं निकल पाऊंगी। तो सर मैं जब अंदर से कभी तारीख डालने के लिए बाहर आती थी तो गाय को या फिर किसी जानवर को देख के इतना खुश होती थी, जैसे लगता था कि मैं दुनिया में अभी अभी आई हूँ और इन सब चीज़ों को देख रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था। और ये खुशी भी होती थी कि मेरे माँ बाप से मिलेंगे हम, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। और जब मेरी तारीख हो जाती थी फिर ये होता था कि अब मुझे वापस उसी जगह जाना है। तो मेरी मम्मी पापा मैं मतलब होता है ना सर कि 2 मिनट के बाद में फिर रोना, तो रोना धोना और फिर वही चिंता। तो बहुत खराब रहा सर मेरा जेल का सफ़र भी। हालांकि कभी अच्छा नहीं होता, किसी का अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरे लिए बहुत खराब था वो। जेल में क्या था सर? खाना पीना हाँ रहना सर, कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ सर, लेकिन कुछ समय बाद जब पता था कि हाँ मेरे लिए लोग लड़ रहे हैं, मैं निकलूंगी, तो उसके बाद थोड़ा मेरी अभी स्वास्थ्य भी मेरा खराब हुआ था सर बीच में जब मैं जेल में थी। तो उस दौरान फिर मेरा ट्रीटमेंट चला था, मेरा भी राम मनोहर लोहिया में ट्रीटमेंट चला था। तो काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। जो मेरी माँ की स्थिति है वही मेरी थी, लेकिन मम्मी की सर की नस फट गई और मेरी फटी नहीं, ये कंडीशन रही है। तो क्या ही बोलूँ सर मैं आपसे, उन चीज़ों को याद करती हूँ तो फिर मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। ये कोर्ट, ये कचहरी, ये थाना, ये पुलिस, ये जेल, ये सब कैसे झेलती हो? सर मैं यही निवेदन करती हूँ, मैं हर बार यही गुजारिश करती हूँ सरकार से भी कि मैं मंडे को जाती हूँ, इतना दूर पड़ता है मेरे लिए और रास्ता बहुत लंबा है सर। घर की इतनी इनकम नहीं है कि पापा हमें पैसे दें और मैं जा सकूँ। कभी-कभी सर मैं पैसे बचाती हूँ और मैं ऑटो की जगह पैदल जाती हूँ थोड़ी दूर के लिए कि 10 ही रुपए बच जाएँगे मेरे, तो वो बचाएँगे, हम सेव कर लेंगे अपने पास में। तो मंडे को जाना पड़ता है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मेरा सोमवार वाला बंद कराया जाए क्योंकि मुझे भी सर पढ़ना है। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कोर्ट कचहरी थाना इन सब के आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से राहत चाहिए सर। अभी उम्र क्या है? सर अब मेरी 20 हुई है। 20? जी 20 साल। 21, हाँ 21। पैसे बचाती हो कि किसी तरह से बच जाए, जी घर चल जाए? जी खाने में भी कुछ कटौती करना होता है कि ये नहीं खा लें, हाँ ये सर। कर लें, वो कर लें, ये भी तो होता ही है। जी सर। ये ना खाएं, वो ना खाएं, कुछ बच जाए। एक एक दिन बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है सर। सपने अभी भी हैं? सर सपने कभी ख़त्म नहीं होंगे, हालांकि पता नहीं कब पूरे करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर मुझे इन चीज़ों से राहत मिलती है जल्द ही तो मैं अपने सपने पूरे करूँगी। और मुझे भी एडवोकेट बनना है कि जैसे मेरे साथ जो हुआ, मेरी मदद करी मेरे एडवोकेट मिस्टर शिवाकांत दीक्षित ने। सर उन्होंने मेरे लिए बहुत लड़ाई करी है और मैं चाहती हूँ मैं भी उनकी जैसी एक कैपेबल और होनहार एक वकील बनूँ कि जो आगे आने वाली, कभी भगवान ना करे सर कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो तो मैं उसकी मदद कर सकूँ और उसको भी इन चीज़ों से बाहर निकाल के ला सकूँ। खुशी दुबे वकीली क्यों बनना चाहती है? सर मेरा सपना कुछ और था, लेकिन अब मैंने अपना सपना बदल लिया क्योंकि सर मैं चाहती हूँ कि मैं भी लोगों के लिए कुछ करूँ। और क्या वकील, सपने थे? सर मुझे पहले ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मेरी माँ चाहती थी और मुझे भी लगता था कि सर परिवार में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो डॉक्टर का था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और छोटे से ही डांस का बहुत शौक रहा है और वो तो सर छूट गया मेरा एकदम, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करती। और अब मुझे एलएलबी ही करनी है, इंटर कंप्लीट होते ही मैं एलएलबी डांस का शौक था, उस शादी का वीडियो था जिसमें जी। आप डांस भी कर रही हैं, जी वो एक शौक था आपका? जी सर। शौक सारे मर गए, हाँ सर। दफन हो गए, खत्म हो गए। अब जिंदगी चल जाए, यही एक जद्दोजहद है। शौक डांस का था, कभी उसके बाद डांस किया शादी के बाद? नहीं सर। तो शादी का डांस हम सब ने देखा, वीडियो था, उसके बाद कभी शौक जाना ही नहीं? नहीं सर।
डॉक्टर बनने का सपना सर टूट गया? टूट गया सर। अब मुझे सिर्फ एडवोकेट बनना है, एक अच्छा एडवोकेट बनना है जिससे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तबीयत ठीक रहती है? सर नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती है। पर अभी मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मुझे अपना भी इलाज कराना है सर। आपको भी इलाज कराना है? जी सर। क्या हुआ है? सर मैं भी जब ज़्यादा सोच रही हूँ तो मेरे नाक से मुंह से खून आ जाता है, बेहोश हो जाती हूँ, तो उसका भी इलाज कराना है मुझे। जी। माँ की तबीयत अब ठीक हो रही? हाँ सर, पहले से बेहतर हैं। और पूजा दीदी तो आती रहती हैं, मम्मी से मिलती हैं। मम्मी ने भी दीदी से बात करी, धन्यवाद किया उनका। और हालांकि दीदी का, पूजा दीदी का और अखिलेश भैया का धन्यवाद सर जितना भी करूं कम है, क्योंकि उनकी वजह से मेरी माँ को दूसरी ज़िंदगी मिली और मुझे मेरी माँ वापस मिली। अब सुधार हो रहा है? हाँ सर, काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। अब थोड़ा बहुत बचा है, वो भी हो जाएगा तो घर वो डिस्चार्ज कर देंगे। आपका और ये इंटरव्यू माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी देखते हैं? जी देखेंगे। जी जो पुलिस के लोग हैं वो भी देखेंगे, प्रशासन के लोग भी देखेंगे, इस सरकार के मुखिया भी देखेंगे, सब देख ही रहे हैं। तो कोई ऐसी बात जो आप कहें उन तक पहुँचे और चीज़ें शार्ट आउट हो, ख़त्म हो, जो भी हो, जी। मतलब ऐसी बातें आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? सर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि दुनिया, समाज और आप लोग सब जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मैं खुद भी जानती हूँ, मुझे मेरे ईश्वर पे भरोसा है। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि मुझे इन चीज़ों से दूर रखा जाए, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है सर। और हालाँकि भरोसा है कि मैं बाहर आऊँगी सर, निर्दोष भी बाहर आ जाऊँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सर शायद वक़्त लग सकता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सर मुझे इन चीज़ों से दूर रखा जाए। मुझे मेरे भविष्य की भी चिंता है और मुझे भी मेरे सपने पूरे करने दिया जाए। खुशी दुबे के चेहरे पे खुशी कब आएगी, इनकी ज़िंदगी में खुशी कब आएगी, इसका इंतज़ार इन्हें भी है। इन्होंने गुहार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और धन्यवाद दिया अखिलेश यादव जी को जो इनकी माँ का इलाज करा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर भी भरोसा जताया कि करेंगे, न्याय मिलेगा, अच्छा ही होगा और इनके चेहरे पर खुशी लौटेगी। हमारी भी दुआ है, समाज की भी दुआ है और हम सब की दुआ है कि खुशी के चेहरे पे खुशी लौटे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।